नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज सत्ता में सबसे पहले हम माफिया मुख्तार की मौत वाली मिस्ट्री के वो पन्ने खोलेंगे जिसमें चौंकाने वाले दावे हैं, चिंगारियों से भरे बयान हैं, कई सवाल हैं। वैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि मुख्तार की मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए गए। फिर हम आपको संदेश खाली के उस माफिया से मिलवाएंगे जिसका अपने इलाके में मुख्तार जैसा खौफ था। सत्ता द्वारा संरक्षित रहे इस माफिया का नाम है शाहजहां शेख। इसी शेख ने अब सीबीआई के सामने चॉकलेट बम और साइलेंसर गन वाले खुलासे किए हैं। इस पर भी हमने सत्ता की एक विशेष कुंजी तैयार की है। इसके बाद एक बड़ा सवाल, क्या करीबी नेता अरविंद केजरीवाल से उचित दूरी बना रहे हैं? यह चौंकाने वाला दावा किया है बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने, जिन्होंने एक वीडियो जारी करके कुछ सवाल पूछे हैं और इन सवालों का केंद्र हैं राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल। फिर सत्ता में हम आपको बीजेपी का ज्वाइनिंग वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड दिखाएंगे। बीजेपी का दावा है कि मध्य प्रदेश में करीब 16,000 से ज्यादा कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस के मजबूत गढ़ छिंदवाड़ा के शामिल हैं। वैसे कांग्रेस के लिए एक आईटी वाला संकट भी है। इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस को 1700 करोड़ रुपए का नया डिमांड नोटिस जारी किया है। इस पर अजय माकन का कहना है कि आईटी की कार्रवाई का आधार पूरी तरीके से मनगढ़ंत है। इसके बाद सत्ता में हमारी महिला न्यूज मित्रों के लिए एक जरूरी खबर। अगर आपको हेयर स्ट्रेटनिंग करवाने का शौक है या आप उसको पसंद करते हैं और अक्सर पार्लर में जाकर के बालों को सीधा करवाते हैं, तो इस खबर को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि इसमें किडनी के खराब होने वाला अलर्ट नोटिफिकेशन है। फिर सत्ता में अगली खबर फ्लाइट वाले उस फैमिली टैक्स की, जिस पर एक चौंकाने वाला सर्वे सामने आया है। लोकल सर्किट्स के सर्वे के अनुसार 44% लोगों ने यह माना है कि उन्हें अपने परिवार संग बैठने के लिए सीट पर एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ा। एयरलाइंस की लूट नीति वाली इस सर्वे पर भी हमने सत्ता की कुंजी तैयार की। तो सत्ता में हमने आज की 2 बड़ी खबरों पर 2 बड़ी कुंजी तैयार की हैं। दोनों कुंजियों के मुख्य किरदार हैं ऐसे माफिया जिन्होंने अपराध और राजनीति की दुनिया में अपना वर्चस्व कायम किया। आज हम दोनों की कहानी बताएंगे। पहले सिर्फ 30 सेकंड में जानिए आखिर आज दोनों की चर्चा क्यों हो रही है। एक नाम है मुख्तार अंसारी, जिसकी कल रात हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। दूसरा नाम है पश्चिम बंगाल के संदेश खाली का शाहजहां शेख, जो क्राइम कारनामों की वजह से पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है। सीबीआई की पूछताछ में उसने चाइनीज बम वाले कई विस्फोटक खुलासे किए हैं। एक तरफ मुख्तार अंसारी की मौत पर प्रतिक्रियाओं का सैलाब आया हुआ है, मौत को लेकर कई दावे और सवाल किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शाहजहां शेख की विदेशी हथियार वाली मिस्ट्री सामने आई है। मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में धीमे जहर वाले आरोप हैं, वहीं शाहजहां शेख के मामले में 50 रुपए वाली चॉकलेट बम से जुड़े हैरत अंगेज खुलासे हैं। तो आज सत्ता में शाहजहां शेख का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि सीबीआई की पूछताछ में उसने कई बमबाज खुलासे किए हैं। वो धीरे धीरे अपने सारे गुनाहों को कबूल रहा है। दावा है कि बंगाल के सत्ताधीशों के संरक्षण से शाहजहां शेख विदेशी हथियारों के जरिए दशकों तक खौफ का खेल खेलता था। इन हथियारों को वो चीन से बांग्लादेश के रास्ते मंगवाता था। एक हथियार का नाम है चॉकलेट बम। जानकारी के मुताबिक शातिर शाहजहां शेख चॉकलेट के आकार के बम का इस्तेमाल करता था। यह दिखने में चॉकलेट की तरह जरूर होता था, लेकिन बारूद से भरा हुआ होता था। मेड इन चाइना बम को चीन से इंपोर्ट कराया जाता था। चीन से बांग्लादेश और बांग्लादेश से बोट के रास्ते पश्चिम बंगाल इन बम को लेकर आया जाता था। धामाखाली घाट पर शेख का भाई आलमगिरी दूसरे साथियों के साथ सारे बम को रिसीव करता था। उसके बाद शेख के गुप्त ठिकानों पर इसको रखा जाता था। यह देखने में चॉकलेट की तरह होता था, लिहाजा पुलिस को शक भी नहीं होता था। पुलिस चॉकलेट बम को ट्रेस भी नहीं कर पाती थी। यह बम इतना सस्ता था कि एक बम की कीमत सिर्फ 50 से 60 रुपए थी। बताया जा रहा है जब शेख को जमीन हड़पनी होती थी, जब महिलाओं पर अत्याचार करना होता था, तो लोगों को डराने के लिए इस बम का वो इस्तेमाल करता था। चुनाव के समय इस बम का वो विशेष इस्तेमाल करता था। वोटर्स को चॉकलेट बम से डराता था। इसी तरह शेख के दूसरे सीक्रेट वेपन का नाम है साइलेंसर गन। शेख ये गन अपने सबसे विश्वस्त बुलेट गैंग को देता था। शेख के शातिर साथी लोगों को डराने के लिए साइलेंसर गन का इस्तेमाल करते थे। जैसा कि नाम है साइलेंसर गन, इस गन से गोली चलने की आवाज बिल्कुल कम आती थी। इस गन को 60,000 रुपए में शेख चीन से मंगवाता था। शाहजहां शेख के इस पूरे खेल में उसका भाई आलमगीर न सिर्फ शामिल था, बल्कि उसका आदेश वाहक था।
इससे भी गंभीर बात यह कि बीजेपी का आरोप है कि शेख के गुनाहों में पश्चिम बंगाल की सरकार, पुलिस और प्रशासन का पूरा साथ रहा है। जबकि टीएमसी के नेता ऐसे आरोपों से कैसे तिलमिला गए हैं, यह भी आप देख लीजिए सिर्फ 138 सेकंड की न्यूज रील। सीबीआई की पूछताछ में शेख शाहजहां ने यह खुलासा किया है कि उसके पास चाइनीज बॉम्ब और चाइनीज पिस्तौल थे, जो कि वो संदेशखाली इलाके में दहशत फैलाने के लिए यूज किया करता था। इसके साथ साथ ये भी पता चला है सिर्फ शेख शाहजहां नहीं, उसका जो बुलेट गैंग था उसके पास भी ऐसे साइलेंसर पिस्तौल थे। शाहजहां जैसा मिसक्रेट्स ये सिर्फ एक राजनीतिक दल की पताका को हाथ में लेकर के, उसका झंडा को लेकर के ये जो काम कर रहे हैं, उस सारे के सारे एंटी नेशनल एक्टिविटीज है। बंगाल की जो सरकार है वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए पूरा रिलैक्टेंट है। वो वोट बैंक का राजनीति करते हैं, वो माइनॉरिटी वोट कंसोलिडेट हो जाए और उसके लिए जितना नीचे गिरना चाहिए उसके लिए वो तैयार है। मेरा कहना ये है, सीबीआई जब किसी के पास जाता है तो एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं रहता है, मीडिया को पता हो जाता है। ऐसा भी हो रहा है, मीडिया बोलता है सीबीआई अभी बाएं घुमा है, फिर दाहिने घूमेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं होता है, पुलिस को पता नहीं होता है। अभी सीबीआई को क्या बोला है आपको कैसे पता हो गया? सबसे पहले तो ये कोर्ट में लाना चाहिए, मीडिया का पहले सामने क्यों लाया? चाइना ओपनली ये सब वेपन्स और एम्यूनिशन इंडियन टेररिस्ट को दे रहा है, तो वेस्ट बंगाल को भी उसने सप्लाई करना शुरू कर दिया है। नागालैंड, मिजोरम और असम में जो टेररिस्ट फाइट कर रहे हैं वो इनडायरेक्टली चाइना को मदद कर रहे हैं। तो शाहजहां क्या उस ग्रुप का टेररिस्ट है कि नहीं, ये एक क्वेश्चनेबल इश्यू है। मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम है जिसका खौफ कभी मऊ, गाजीपुर समेत पूर्वांचल के कई क्षेत्रों में था, जिसके नाम से लोग डरते थे, जो जेल के अंदर से अपना गैंग चलाता था, राजनीति में भी जिसका अच्छा खासा वर्चस्व था। लेकिन माफिया मुख्तार अंसारी वाला संबोधन अब एक था मुख्तार में बदल चुका है। सत्ता में आज मुख्तार की मौत और उसकी हनक वाली पूरी कहानी आपको बताएंगे। साथ में मुख्तार अंसारी की मौत पर उठ रहे सवालों और रहस्यों की भी बात करेंगे। मुख्तार की मौत मिस्ट्री वाले सवालों के बीच आज 5 लोगों की टीम ने मुख्तार का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम की प्राइमरी रिपोर्ट में मुख्तार की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई है। मुख्तार अंसारी का परिवार लगातार धीमे जहर वाला आरोप लगाता रहा है। मुख्तार अंसारी ने भी अदालत में बाकायदा प्रार्थना पत्र देकर खाने में धीमा जहर देने की शिकायत की थी। ऐसे में मौत के बाद यह सवाल और भी गंभीर हो गया है। इसकी गंभीरता को देखते हुए मुख्तार की मौत के मामले में न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 1 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट पेश की जाएगी। फिलहाल मुख्तार के शव को बांदा से गाजीपुर ले जाया जा रहा है। कल सुबह गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक मुख्तार को किया जाएगा। इस बीच मुख्तार अंसारी के बेटे उमर ने डीएम को चिट्ठी लिखकर दिल्ली एम्स के डॉक्टर से फिर से पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। सिर्फ यही नहीं, मुख्तार की हत्या का शक भी जताया। एक अपराधी में अपना मजहब ढूंढ रहा है कि वो उनकी प्रक्रिया है। हमने तो लिख कर दिया है कि दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से कराया जाए। हमें यहाँ की चिकित्सा प्रणाली और शासन प्रशासन पर विश्वास नहीं है। शक नहीं है, यकीन है। यकीन है कि ये स्वाभाविक मौत नहीं, संयोजित हत्या है। वादे किए गए कि उनकी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। आज से 1.5 महीना पहले जेल कर्मियों ने जो उनका खाना चखा था, वो सब के सब हॉस्पिटलाइज हुए थे, तो बात तो थी ही। उत्तर प्रदेश एक अलग किस्म का राज्य बन गया। एक पैटर्न है, मौत और हत्या का फर्क मिट गया।
कालीबाग के उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे सुपुर्द खाक किया जाएगा। और ये देखिए कि लाइटिंग वगैरह का इंतज़ाम किया जा रहा है जिससे कि रात को भी अगर वो आएँ तो किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, और उसके लिए प्रॉपर लाइट और तमाम तरह की चीज़ें की जा रही हैं जिससे कि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, और देर रात भी अगर उनका जनाजा आता है तो उसको सुपुर्द खाक किया जा सके। एहतियातन ना सिर्फ यहाँ पर जो मुख्तार अंसारी का घर है, जो पैतृक आवास है यहाँ पर, ना सिर्फ यहाँ पर और इस गली में जो ये मोहम्मदाबाद फाटक है और इसके आसपास की सभी गली में एहतियातन सुरक्षा का पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं, बल्कि आज शुक्रवार है, जुम्मे की नमाज, लिहाजा एहतियातन सब जगह डिप्लॉयमेंट किया गया है। लोगों को लाया जा मुख्तार की मौत का सच क्या है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन आपको मुख्तार की आखिरी आवाज के जरिए एक डॉन के डर, एक माफिया के हनक के मिट्टी में मिलने की कहानी को बताते हैं। मुख्तार की उसके बेटे से बातचीत वाली जो ऑडियो क्लिप आपको सुनाने वाले हैं वो लगभग 5 मिनट की है, लेकिन पूरे 5 मिनट आपको सुनने की जरूरत नहीं है। हमने आपके लिए इसे पूरा सुना है, आपके बहुमूल्य समय की बचत करते हुए सिर्फ 60 सेकंड में। देखिए कैसे खुली जीप में हथियारों के साथ घूमने वाला मुख्तार अंतिम समय में लाचार था। जो हमसे कहा ना बोलिए फटफट। 18 तारीख से बाद से बाकी नहीं है, रोजा ही नहीं है, न एक वक्त की जमात जी। हम बेहोशी टाइप हो जा रहे हैं और हाँ बाबा बिल्कुल बहुत कमजोर हो गए आप, हमने देखा। अल्लाह अगर जिंदा रख कभी रखे होगा तो रूह रहेगी और तो बॉडी तो चली जाएगी। बिल्कुल रहेगी पापा, इंशाअल्लाह बिल्कुल। अभी अल्लाह ताला हम लोग को हज कराएंगे। देखो बॉडी कंट्रोल नहीं हो पा रही, मतलब व्हील चेयर पे आए हैं और व्हील चेयर में खड़े नहीं हो सकते। हम अभी जी पापा, हम अभी आपकी रिपोर्ट तलब कराने के लिए भी एप्लीकेशन डलवाया है यहाँ कोर्ट में। सब जल्दी बेहतर होगा पापा। आप इसी पे कोशिश किया करिए कि आके अपनी सब बात जज साहब से कहिए पापा हर जगह। नहीं उस लायक नहीं है। आज आए थे ना तो फिर आए थे तो बेहोश हो गए। मुख्तार अंसारी वही नाम है जिसको लेकर कहा जाता है कि उसने मछलियां खाने के लिए गाजीपुर जेल में तालाब खुदवा दिया था। कहानी यह है कि साल 2005 में मऊ में हिंसा भड़कने के बाद मुख्तार अंसारी ने सरेंडर किया। उसके बाद गाजीपुर जेल में उसे रखा गया। मुख्तार तब विधायक था। आरोप है उसने ताजी मछलियां खाने के लिए जेल में ही तालाब खुदवा दिया। सिर्फ यही नहीं, मुख्तार अंसारी का खौफ इतना था कि अप्रैल 2021 में जब मुख्तार को पंजाब की रोपड़ से यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट किया गया तो 1.5 साल तक जेलर की कुर्सी खाली थी। कोई भी जेलर इस जेल का चार्ज लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। वही मुख्तार मौत से पहले गिड़गिड़ा रहा था। हर वक्त उसकी मौत को उसका भय सता रहा था। आपको मौत से पहले मुख्तार के आखिरी 8 दिन की कहानी बताते हैं, जिससे एक बाहुबली के कमजोर होने की कहानी आपको समझ में आ जाएगी। 21 मार्च 2024 को मुख्तार अंसारी के वकील ने यह आरोप लगाया कि 19 मार्च को मुख्तार अंसारी को जेल के खाने में धीमा जहर दिया गया। इसके 3 दिन बाद 24 मार्च को शासन के निर्देश पर लापरवाही के आरोप में जेल के 2 डिप्टी जेलर और एक जेलर को निलंबित कर दिया गया। 25 मार्च को देर रात 3 बजे मुख्तार अंसारी ने अचानक पेट में दर्द की शिकायत की। इसके बाद 26 मार्च को सुबह 5:30 बजे मुख्तार को एम्बुलेंस से बांदा मेडिकल कॉलेज लाया गया। आईसीयू में उसको भर्ती कराया गया। इसके बाद 26 मार्च को शाम 6:30 बजे बांदा मेडिकल कॉलेज से वापस मुख्तार को जेल लाया गया। 27 मार्च को मुख्तार अंसारी ने एमपी एमएलए कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर हत्या की साजिश का आरोप लगाया। मुख्तार का आरोप था कि जेल में उसे धीमे धीमे जहर दिया जा रहा है। इसके बाद 27 मार्च को जेल प्रशासन से बांदा एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार की सेहत की रिपोर्ट मांगी। 28 मार्च को रात 8:15 बजे मुख्तार ने फिर दर्द की शिकायत की, जिसके बाद एम्बुलेंस से उसे बांदा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। 28 मार्च को रात 8:30 बजे बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार का आईसीयू में इलाज शुरू हुआ।
28 मार्च को रात 9:20 पर मुख्तार को आईसीयू से सीसीयू में शिफ्ट किया गया। 28 मार्च को रात 10:30 बजे देर रात प्रशासन ने मौत की सूचना दे दी। हालांकि इसमें एक खबर यह भी है कि यह भी कहा जा रहा है कि जब मुख्तार अंसारी जेल से अस्पताल उसको लाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मुख्तार अंसारी पर सबसे गंभीर आरोप आज से 19 साल पहले लगे। बात 29 नवंबर 2005 की है, जब बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई। कृष्णानंद राय की कार को घेरकर AK-47 से 400 से ज्यादा गोलियां चलाई गई थी। कृष्णानंद और उनके साथ मौजूद 6 लोग मारे गए थे। उस वक्त मुख्तार अंसारी जेल में था, इसके बावजूद उसे इस हत्याकांड में नामजद किया गया था। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सबसे ज्यादा खुशी कृष्णानंद राय के परिवार वालों को हो रही है। मुख्तार की मौत को भगवान का वो लोग न्याय बता रहे हैं। की राजनीति उनको करना है और दूसरे पक्षों के लिए उनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, तो वो एक अपराधी में अपना मजहब ढूंढ रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि रमजान के इस महीने में ये फैसला आया है, अल्लाह का दरबार कहिए चाहे बाबा विश्वनाथ का दरबार कहिए, ये फैसला हम लोगों के बीच में है, इसको स्वीकार है। बाबा की आशीर्वाद है। आज मैं हमेशा बाबा के दरबार में न्याय के लिए करती थी, आज न्याय मिला है हमको। कि होली के त्यौहार हम लोग इस घटना के बाद नहीं मना पाते थे, आज हमको लगा कि नहीं, हमारे लिए आज का दिन होली का ही दिन है। सबको कि लाइट मशीन गन रिकवर कर ली और पोटा कानून उस समय एग्जिस्ट करता था, तो मुख्तार पे पोटा लग गया था। और 15 दिन तक हम पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझाने बुझाने के नाम पर यही दबाव बनाया जाता रहा कि आप इस केस को रफा दफा करिए, क्यों फंसे हैं, सरकारें आती जाती रहती, लंबी सर्विस करनी है, अभी तो आपकी 9-9.5 साल की सर्विस है, परिवार है आपका, आप क्यों पंगा ले रहे हैं। इसने तो एडिशनल एसपी तक को नहीं छोड़ा, गोली चला दी है, जेलर को मरवा दिया। आप लोग क्या चीज़ है। इन लोगों ने पूरी कोशिश की धमकाने की, जैसे मेरा परिवार कहीं जा रहा हो तो उस पर आगे पीछे जाके, एक बार तो उसके ऊपर छिरा झपटी की भी नौबत आई दिखाने के लिए था, जबकि अटैक था, मैं जानता था। मेरी गाड़ी में कहीं जा रहा हूँ तो आगे पीछे क्रॉस की जाती थी, कई गाड़ियाँ बार बार मतलब ऐसा चलाया जाता था कि मैं टकरा के कहीं गिर जाऊँ। तो ये सब तरीके इन लोगों ने आजमाए थे, इवन मारने के लिए शूटर भी बुलाए थे। मुख्तार अंसारी सिर्फ माफिया नहीं था, बल्कि पूर्वांचल का रसूखदार नेता भी था। वो 5 बार का विधायक था, लिहाजा मुख्तार की मौत पर राजनीति भी हो रही है। बीजेपी जहां मुख्तार की मौत को उसके कुकर्मों की सजा बता रही है, वहीं समाजवादी पार्टी के नेता मौत पर सवाल उठा रहे हैं, मुख्तार की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। तो देखिए, इनकी मौत संदेह के घेरे में है, तो देखिए न्यायालय को इसमें स्वयं रुचि लेना चाहिए। चुनाव का दौर है, ऐसे में जीवित व्यक्तियों के साथ साथ मृत्यु पर भी राजनीति होती है। जो समाजवादी पार्टी का एक काला अध्याय है, जिसमें लोहिया और जयप्रकाश की विरासत कुछ अपराधियों के हिस्से में भी आ गई थी, लिहाजा श्री अखिलेश यादव का उनको समर्थन देना बड़ा वाजिब। चाहूँगा कि इसकी एक सही तरीके से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और जो फैमिली कह रही है उसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। ये दूसरा ऐसा वाक़या हम देख रहे हैं कि एक कन्विक्टेड प्रिजनर को जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है। वहाँ के प्रशासन ने, वहाँ की सरकार ने बहुत स्पष्ट तरीके से पूरे के पूरे कारणों के बारे में बताया। इस पर मुझे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की सियासत करने से पहले उसके इतिहास, भूगोल और वर्तमान को देखने की ज़रूरत है। आज का मामला बनता ही है, यह नहीं कि संयोगवश हुआ या अचानक हुआ।
जब उन्हें पहले शंका थी कि ऐसा हो सकता है? वो जांच का विषय और माननीय मुख्यमंत्री जी ने टीम गठित करा दी है और टीम डॉक्टरों की टीम थी और पोस्टमार्टम की टीम है। जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट ही अंतिम रिपोर्ट होता है, विज्ञान पर लोगों को विश्वास करना चाहिए। और सत्ता में अब बात अरविंद केजरीवाल की। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की रिमांड बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ दावा है कि उनके अपने धीरे धीरे जो उनके अपने हैं वो दूर होते जा रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि इस वक्त जब अरविंद केजरीवाल ईडी की रिमांड पर हैं तो आम आदमी पार्टी के 9 राज्यसभा सांसद विदेश में हैं। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आरोप लगाया कि हो सकता है अरविंद केजरीवाल के साथ उनके राज्यसभा के सांसदों ने भी पैसों का लेन देन किया हो। अब पूछताछ के डर से वो भागे हुए हैं। उनका दावा है कि विदेश जाने वाले ज्यादातर सांसदों ने इलाज का बहाना बनाया हुआ है। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल में हैं, लेकिन उनके सभी बड़े नेता आज भागे हुए हैं। 9 राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट जो बाहर हैं, उनमें से कोई आंख का ऑपरेशन करा रहा है, तो कोई कान का ऑपरेशन करा रहा है, तो कोई टांग का ऑपरेशन करा रहा है। जब देश के अंदर अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाला कर रहे थे तो सभी ने उस शराब घोटाले में से कुछ ना कुछ हासिल किया। अब सब लोग इसी डर से बाहर भाग रहे हैं कि मेरी बारी भी आ जाएगी, मेरे पुख्ता सबूत भी सामने निकल आएंगे। क्या यह सवाल नहीं खड़े करता कि अरविंद केजरीवाल जी ने पैसे का लेन देन किया है? उन नेताओं के पास यह जानकारी है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी के साथ नहीं आ रहे, या वो भी इस काम में इन्वॉल्व थे, उन्होंने भी पैसे का लेन देन किया था, इसलिए वो सामने नहीं आ रहे। राघव चड्ढा विदेश हैं, वो भी कह रहे मेरा ऑपरेशन हो रहा है। स्वाति माहीवाल जी पता लगा वह भी विदेश चले गई हैं, वह भी कह रहे मेरे को बाहर काम है। और बाकी जो राज्यसभा के एमपी हैं, किसी की टांग में चोट आ गई है, तो किसी के सिर पे चोट आ गई, तो किसी के कान पे चोट आ गई है। ऐसे में शराब घोटाला करने वाले अरविंद केजरीवाल जी के साथ आज कोई पार्टी का नेता नहीं खड़ा हो रहा। आपको बता दें कि शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल 1 अप्रैल तक ईडी की रिमांड पर हैं। ऐसे में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आज केजरीवाल को आशीर्वाद कैंपेन लॉन्च किया। इस कैंपेन को लॉन्च करते हुए सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल की तुलना स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से की। उन्होंने कहा देशभक्ति केजरीवाल के रोम रोम में है। तो एक तरफ केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थन वाला नेटवर्क बनाने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ उनके राज्यसभा सांसद उनके सियासी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर होते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी इस गिरफ्तारी पर सियासत का एक लंबा सीजन देखने को मिलेगा। अब सत्ता में हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे माफिया की मौत या फिर 24 की सत्ता वाली जंग जैसी खबरों के बीच शायद कहीं जगह नहीं मिली, लेकिन हमने आपके प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इसे सत्ता में प्राथमिकता दी है। यह खबर विशेष तौर पर हमारी महिला न्यूज मित्रों के लिए है और इस खबर की शुरुआत हम कुछ सवालों के साथ करना चाहते हैं। क्या आपको भी अपने बालों को स्ट्रेट कराना पसंद है? क्या आप भी अक्सर पार्लर में जाकर हेयर स्ट्रेट करवाती हैं? अगर इन सवालों का जवाब हां है तो सत्ता की इस कुंजी को आज बहुत ध्यान से देखिएगा। दरअसल हेयर स्ट्रेटनिंग को लेकर एक खतरे का अलार्म बजा है, जिसके मुताबिक सैलून में जाकर बालों को सीधा करवाना एक तरीके से किडनी के ऊपर अत्याचार है, क्योंकि एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह दावा किया गया है कि हेयर स्ट्रेटनिंग यानी बालों को सीधा करवाने से किडनी खराब हो सकती है। और इस रिपोर्ट का आधार है ट्यूनीशिया में रहने वाली एक महिला जिसकी किडनी खराब हो चुकी है और इसके पीछे हेयर स्ट्रेट करवाने को जिम्मेदार बताया गया है। दरअसल न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार बालों को सीधा करवाने के बाद 26 वर्ष की महिला की किडनी डैमेज हो गई। दावा किया गया कि बालों को सीधा करने के लिए महिला पर जिन क्रीम का इस्तेमाल किया गया उसमें खतरनाक केमिकल मिले हुए थे। ऐसी ही एक केमिकल का नाम है ग्लाइऑक्सिलिक एसिड, जिससे किडनी खराब होने का दावा किया गया है। इसके बाद यह चेतावनी जारी की गई कि बालों को स्मूथ करवाना या फिर स्ट्रेट कराने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स का किडनी पर असर हो सकता है, खासकर उन लोगों पर जो अपने बालों पर केराटिन ट्रीटमेंट करवाते हैं। इस रिपोर्ट में उस महिला और हेयर स्ट्रेटनिंग के बाद उसमें आए खतरनाक लक्षणों का भी जिक्र किया गया, जिसके बारे में आपको हम बता देते हैं। ट्यूनीशिया की 26 वर्षीय महिला को जून 2020 और जुलाई 2022 के बीच 3 बार अचानक किडनी की समस्या हुई। उस महिला ने बताया कि हर बार ट्रीटमेंट के दौरान उसे जलन होती थी। बाद में उसके सिर में स्कैल्प पर कुछ घाव भी हो जाते थे। जब उसने इस समस्या के बारे में डॉक्टर्स को बताया तो उन्होंने महिला के खून की जांच करवाई और रिपोर्ट में पता चला कि उसके खून में प्लाज्मा क्रिएटिनिन का लेवल बहुत ज्यादा था।
इसके बाद पता चला कि सैलून में महिला के बालों पर 10% ग्लाइऑक्सिलिक एसिड युक्त क्रीम लगाई गई थी। शोधकर्ताओं का मानना है कि यही केमिकल किडनी खराब होने का कारण बन गया। इसलिए यह खबर आपके लिए भी एक चिंता का अलार्म है जिसे सुनना जरूरी है। आज हमने इस पर आपके लिए कुछ हेल्थ एक्सपर्ट से भी बात की है। उन्होंने इस रिपोर्ट पर क्या कहा और क्या वाकई बालों को सीधा करने के लिए जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं उससे किडनी खराब हो सकती है, इसे इस रील से समझते हैं। बालों में स्ट्रेटनिंग करने के पहले हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड वगैरह यूज़ करते थे, वो ज़्यादा टॉक्सिक था। अभी ये ग्लाइकोलिक एसिड आया है, ये यूज़ करते हैं ग्लाइऑक्सिलेट, और ये नॉर्मली बॉडी के अंदर ये प्रोड्यूस भी होता है। कुछ बॉडी के अंदर फूड मैटर्स होते हैं जो ऑक्सिलेट कंटेंट जिनके ज़्यादा होते हैं, तो बॉडी उनको एंजाइम से ब्रेक करके इन्हें बॉडी के, मतलब मेरा कहने का मतलब ये बॉडी में पाया जाता है। बहुत अधिक मात्रा में ये लगा तो लाइक एनी केमिकल ये स्किन को जला सकता है, डैमेज कर सकता है, और डैमेज करने के बाद चूंकि स्किन डैमेज हो गई, खुल गई, तो उसका वहाँ से एब्जॉर्प्शन यानी उसका बॉडी के अंदर जाने का रसाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। केमिकल है वो एब्जॉर्ब होके ऐसा कर रहा है। नॉर्मली बॉडी के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो इसको मेटाबोलाइज कर सके, कुछ लोगों में नहीं होती, तो वहाँ किडनी स्टोन वगैरह बन जाते हैं और ये जाके किडनी में जम जाता है, कैल्शियम स्टोन वगैरह बन जाते हैं। प्रॉब्लम वहीं करेगा जहाँ पे वो ग्लाइऑक्सिलेट को ख़त्म करके मेटाबोलाइज करके किडनी से निकालने की क्षमता कम हो, ये वहाँ जाके किडनी में जम जाएगा और कैल्शियम के साथ पूरी किडनी में जमाव के साथ किडनी को अचानक खराब करने की क्षमता रखती है। वैसे आज हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब हेयर स्ट्रेटनिंग को लेकर इस तरीके की कोई चिंताजनक खबर आई हो। इससे पहले यहां तक दावा किया जा चुका है कि बालों को सीधा करवाने से कैंसर तक हो सकता है। वर्ष 2022 में अमेरिका में ब्यूटी प्रोडक्ट्स कंपनियों पर करीब 57 केस दर्ज किए गए थे, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट्स में खतरनाक केमिकल मिलाए गए और दावा किया गया कि इन खतरनाक केमिकल की वजह से कैंसर होने का खतरा है। हालांकि तब कई बड़ी कंपनियों ने न सिर्फ इस दावे पर सवाल उठाए थे, बल्कि यह भी कहा था कि उनके प्रोडक्ट पूरी तरह सुरक्षित हैं। लेकिन यूएस के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने भी कुछ वर्ष पहले हेयर स्ट्रेट कराने को लेकर एक खतरे वाला नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें यह बताया गया था कि बालों को सीधा करने के लिए जो प्रोडक्ट प्रयोग किए जाते हैं उनमें ऐसा केमिकल होता है जिससे ओवेरियन और यूटेरियन कैंसर हो सकता है। इसलिए हमारी भी आपसे अपील है कि अगर आप इस तरीके का कोई प्रयोग अपने बालों पर कर रहे हैं तो प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर लें या फिर डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अब हम आपको एक और खबर के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपसे जुड़ी हुई है। यह खबर हवाई यात्रियों के साथ एयरलाइंस कंपनियों की मनमानी पर आधारित है और इसे लेकर एयरलाइंस की लूट नीति वाले एक सर्वे सामने आया है। यह सर्वे लोकल सर्कल्स ने किया है, जिसके मुताबिक अब फ्लाइट में फैमिली टैक्स लिया जाने लगा है। शायद आपको हमारी बात कुछ अजीब लगे, लेकिन इस सर्वे के अनुसार एयरलाइंस कंपनियों की नई अघोषित पॉलिसी है, अगर फ्लाइट में परिवार के साथ बैठना है और सीट चाहिए, साथ साथ सीट चाहिए, तो इसके लिए मोटे पैसे दो और सीट लो। यानी सीट के नाम पर आपके साथ एयरलाइंस कंपनियों की वसूली हो रही है। अब लोकल सर्कल्स के सर्वे में क्या दावा किया गया है, यह भी हम आपको बता देते हैं। सर्वे में 44% लोगों ने माना कि फ्लाइट में सीट पाने के लिए उन्हें अतिरिक्त शुल्क देना पड़ा। फ्लाइट में परिवार के साथ बैठने के लिए अगर उन्हें सीट चाहिए थी तो इसके लिए उन्हें भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ी। सीट अलॉटमेंट फीस के नाम पर 200 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक की वसूली की गई। यानी पसंदीदा सीट के लिए हवाई किराए का 5 से 40% तक वसूला गया और यह बात लोगों ने सर्वे में बताई है। साथ ही यह भी कहा कि अगर सीट के लिए अतिरिक्त पैसे नहीं दिए तो परिवार से अलग बैठना पड़ा। इस सर्वे में बाकायदा 2 एयरलाइंस का नाम भी बताया गया है। लोकल सर्कल्स के सर्वे के अनुसार 66% लोगों ने माना कि इंडिगो फ्लाइट में बिना अतिरिक्त शुल्क दिए परिवार के साथ बैठने के लिए उन्हें सीट नहीं मिली, जबकि 21% लोगों के अनुसार स्पाइस जेट फ्लाइट में
अतिरिक्त शुल्क देने के बाद ही उन्हें परिवार के साथ बैठने के लिए सीट मिल सकी। एयरलाइंस की ये लूट नीति आपके लिए कितनी चिंताजनक है और इसे लेकर क्या कदम उठाए जाने की जरूरत है, एक्सपर्ट्स के जरिए ये समझ लेते हैं। ये धीरे धीरे जितनी लो कॉस्ट कैरियर्स हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा लूट मचाई हुई है। एक्चुअली तो एक कंप्यूटर से कंट्रोल होती हैं सीट्स वगैरह, पर इन्होंने विंडो सीट के अलग एक्स्ट्रा चार्जेस करे हुए हैं, उसके अलग चार्जेस करे हुए हैं। तो अगर आप एक आयल सीट के अलग कर लेते हैं तो मतलब फैमिली अगर 3 की है तो बीच बीच की सीट में थोड़ा ना बैठेगी, दे वुड लाइक टू सिट टुगेदर। तो हर चीज़ के पैसे ये एक्स्ट्रा चार्ज करना शुरू कर दिया है, ये गलत बात है। आप एक फेयर कर लीजिए, फेयर को आप थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर दीजिए, पर फैमिली अगर इकट्ठे ट्रैवल कर रही है तो उनको प्रेफरेंस देनी चाहिए। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था। 10 वर्ष के बाद देश कितना कांग्रेस मुक्त हुआ है, इस पर राजनीतिक विद्वानों की अलग अलग राय है। लेकिन 2024 के चुनाव में मध्य प्रदेश बीजेपी कांग्रेस युक्त होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का दावा कर रही है। दरअसल 2023 के विधानसभा चुनाव में बुरी हार के बाद कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भर भर कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि अकेले मध्य प्रदेश में 16,000 से ज्यादा कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, मौजूदा मेयर से लेकर पार्षद और सरपंच, नगर अध्यक्ष और आम कार्यकर्ता तक हर दिन थोक में बीजेपी में ज्वाइनिंग हो रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का तो दावा है कि कांग्रेस से उनकी पार्टी में इतने नेता शामिल होंगे कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह दर्ज हो जाएगा। अगर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की बात करें तो अभी तक 1 पूर्व केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सांसद, 12 पूर्व विधायक, 16 नए पुराने जिला अध्यक्ष, 1 मौजूदा महापौर अब भाजपाई हो चुके हैं। वो कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का कमल थाम चुके हैं। अगर बड़े नेताओं के नाम की बात करें तो सुरेश पचौरी पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी, जगत बहादुर अन्नू महापौर, पूर्व विधायक संजय शुक्ला, यादवेंद्र सिंह, अरुणोदय चौबे, अर्जुन पालिया, विशाल पटेल, दिनेश अहिरवार, मनोज चावला, नीलेश अवस्थी, कमलनाथ के करीबी सैयद जाफर, शशांक शेखर पूर्व महाधिवक्ता और बीएसपी के स्टार प्रचारक राम लखन सिंह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सवाल है कि चुनाव तो कांग्रेस राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी हारी है, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेसियों के माइग्रेशन की तीव्रता इतनी ज्यादा क्यों है? क्या कारण है कि पूरा जीवन कांग्रेस में बिताने के बाद इसके बड़े बड़े नेता बीजेपी में पलायन कर रहे हैं? ऐसा भी नहीं कि बीजेपी में आए सभी नेताओं को लोकसभा का टिकट मिल रहा है। फिर इसकी क्या वजह है? बीजेपी कह रही है कि पीएम मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर वो साथ आ रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं को लालच दिया जा रहा है। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और कुल मिलाकर ये आश्वस्त करता हूँ कि आप सरकार के अंदर आपके अच्छे उपयोगी सुझावों का उसका भी पालन करेंगे। मैं तो आदरणीय राहुल गांधी जी से कहूँगा, भगदड़ का मजा लीजिए अपने ही देश में, कुछ दिन तो गुजारिए मध्य प्रदेश में। मैं ये कहूँ कि गिनीज बुक की तरह हम उसको देखें कि इसमें कहीं इनाम आती हो तो मध्य प्रदेश देश का वो राज्य है जिसमें सर्वाधिक लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी है। ये संगठन की कमजोरी नहीं है, ये भय और लालच दोनों का मिश्रण है। जिनको सब कुछ मिला वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी परिवार है, आपको लगेगा कि परिवार के अभिन्न अंग के तौर पर वैसे सबके बीच मध्य प्रदेश के कुछ बीजेपी नेता ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि कांग्रेस से आने वाले नेताओं को तो मौका मिल रहा है, लेकिन पुराने बीजेपी के नेताओं को मौका नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच में सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया है। सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें।